ज्योग्राफी का आज खंड ग हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। खंड ग में टॉपिक है वन का विस्तार विभिन्न देशों में। वन का विस्तार विभिन्न देशों में। मतलब विभिन्न देशों में कितना भूमि पर वन का विस्तार है, हेक्टेयर में देखेंगे, वो भी कितना करोड़ हेक्टेयर है वो। अगर पहले नंबर पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रूस में है 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि। सबसे ज़्यादा रूस में है 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि। सेकंड पे ब्राज़ील 478 करोड़ हेक्टेयर भूमि। थर्ड पे कनाडा 310 करोड़ हेक्टेयर भूमि। ठीक, तो उसका लिस्ट हम देख लेते हैं। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है करोड़ में। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। सेकंड में ब्राजील आता है 478 करोड़ हेक्टेयर भूमि। ठीक, थर्ड पे कनाडा 310 करोड़ हेक्टेयर भूमि। करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कनाडा में वन का विस्तार है। फोर्थ पे यूएसए 303 करोड़ हेक्टेयर भूमि। फोर्थ पे चीन 5th पे चीन 197 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। 6th पे आएगा ऑस्ट्रेलिया 164 करोड़ हेक्टेयर भूमि। 7th पे आएगा कांगो 134 करोड़ हेक्टेयर भूमि। 8th पे आएगा इंडोनेशिया, जो एक मुस्लिम कंट्री है। इसमें मुस्लिम कंट्री यही है एक, इसमें सारे के सारे अधिकतर 99% मुस्लिम लोग ही इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया में हो जाएगा कांगो 134, इंडोनेशिया 88 करोड़ हेक्टेयर भूमि। नौमा पे पेरू, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, 69 करोड़ हेक्टेयर भूमि। और भारत 10वां पे आएगा 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि। यानी हम लिस्ट फिर से देखें तो सबसे अधिक वन विस्तार से देश जो है, पहले नंबर पे रूस और 10वें नंबर पे भारत है। पहले नंबर पे रूस 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है रूस में। और ब्राजील में 478 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। यूएसए में 303 करोड़ हेक्टेयर भूमि का विस्तार है। चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। ऑस्ट्रेलिया में 164 करोड़, कांगो में 134 करोड़, इंडोनेशिया में 88 करोड़, पेरू में 69 करोड़ और भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। और पेरू तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पेरू तांबा के लिए प्रसिद्ध एक कंट्री है। चिली भी तांबा के लिए ही प्रसिद्ध कंट्री है।
चिली, पेरू, ये सब तांबा के लिए प्रसिद्ध कंट्री है। और एक अमेरिका का विनिपेग शहर है जो गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। और एक क्यूबा शहर है, चीनी का कटोरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल है। गिब्सन, सिम्पसन दोनों अलग अलग है। प्रसिद्ध मरुस्थल है। और बैरियर रीफ की बात की जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में है। और उसके बाद बात की जाए तो इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक, और चीन तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चीन तंबाकू के उत्पादन में, ये सब क्वेश्चन आते हैं थोड़ा बहुत, चीन तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और ब्राजील में कहवा के बाग को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कहवा के बाग को फेजेंडा कहा जाता है। और कहवा के लिए भारत में कर्नाटक शहर प्रसिद्ध है। कर्नाटक शहर भारत में प्रसिद्ध है कहवा के उत्पादन के लिए। और सबसे अधिक उत्पादन कहवा का ब्राजील में होता है। और वहां के बागों को, कहवा के बाग को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। तो इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। तब तक इसको जो स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर जो उतारना चाहते हो वो उतार लें। अब 2-4 ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और फिर बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। ये दोनों का फुल फॉर्म देखेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि और भोज्य संगठन। ठीक, FSI, फॉरेस्ट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, फॉरेस्ट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। तो FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, वन के रिपोर्ट के बारे में FAO देता है। तो FAO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1963 में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। और 1990 में यह घटकर 3.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर रह गया था। 8 अरब हेक्टेयर भूमि, 3.8 अरब हेक्टेयर भूमि। और यही 2005 के आसपास आकर संतुलन में हो गया था। 3.952 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हो गया था। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं।
कि FAO के बानी की रिपोर्ट के अनुसार वन को कितने भागों में बांटा गया? 3, जो हम पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। और FAO के बानी की रिपोर्ट के अनुसार 1963 में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 1990 में घटकर 3.8 हो गया और फिर 2005 में संतुलन में आ गया था 3.952, लगभग 4 अरब हेक्टेयर के आसपास। और यह वन 30% भौगोलिक क्षेत्र के कुल 30% क्षेत्रों पर पाई जाती है। पूरी पृथ्वी के 30% पर इन सभी वन का विस्तार है। ठीक है। और 2007 में भारत में और 2007 में 19.5% पर लगभग वन का विस्तार था। 2007 में 19.5% पर वन का विस्तार था 2007 में। और FSI फॉरेस्ट एंड सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो 20.55% पर वन का विस्तार बताया जा रहा था। 20.55% क्षेत्र पर वन का विस्तार बताया जा रहा था। 2007 में 19.5% क्षेत्र पर वन का विस्तार बताया जा रहा था। लेकिन एक सैटेलाइट आता लिस थर्ड, जो IRSP संसाधन 6 का होता है, संसाधन उपग्रह ये जो लिस 3 है, जो IRSP 6 संसाधन एक उपग्रह है। इसमें होता क्या है, एक सेंसर लगा होता है और एक कैमरा लगा होता है। एक सेंसर लगा होता है और एक कैमरा लगा होता है, जो एरिया बाय एरिया मापता है कि कितना है। उसी के अनुसार तय किया जाता है कि जितना मेजर बताता है उतना ही, उसी के अनुसार तय किया जाता है कितना क्षेत्र पर कौन वन का विस्तार है। ठीक। तो जैसे रूस था 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, तो इन सभी उपकरणों की सहायता से ही मापा जाता है कि कितना क्षेत्र पर वन का विस्तार है, ना कि इंच टेप लेके जंगल में घुस के नापेगा। तो ये सैटेलाइट की सहायता से वनों का एरिया मापता है। ठीक। पूछ देगा लिस्ट थर्ड, सेकंड नहीं थर्ड, कैसा उपकरण है? इसमें एक सेंसर है, कैमरा होता है। ठीक। जो वनों के एरिया को मापता है। तो FSI की रिपोर्ट के अनुसार 20.55 क्षेत्र पर वन का विस्तार था। ठीक। और भारत में बात की जाए तो मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार और भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब पूरब और उत्तर के राज्य मिलाकर। ठीक। उन सभी में वनों का विस्तार बहुत अधिक है। और एक पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री को सुलास वन भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री में पाए जाने वाले वन को सुलास कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री में पाए जाने वाले वन को सुलास कहा जाता है। और सुलास जो होता है उष्णकटिबंधीय वन होता है। सुलास उष्णकटिबंधीय वन है। सुलास एक उष्णकटिबंधीय वन है। और उष्णकटिबंधीय वन में कम से कम 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय वन में कम से कम 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और उष्णकटिबंधीय वन में एक आता है जो सुलास वन, इसको बोलते हैं। ये उत्तरी सह्याद्री में जो वन उगता है, उत्तरी सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट में उगने वाले वन को, पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री में उगने वाले वन को सुलास वन कहते हैं। और ये सुलास वन उष्णकटिबंधीय वन है। और उष्णकटिबंधीय वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, कम से कम 200 सेंटीमीटर। और एक होती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। तो यहाँ कम से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। सबसे अधिक
वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा एरिया पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लगभग 90% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थान में देखा जाए तो 90% एरिया पर वन का विस्तार है। ठीक, और केवल राज्य में ही बात किया जाए, भारत के सभी राज्यों में केवल, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। ठीक, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो उसके 90% एरिया पे वन का विस्तार है। और केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वन का विस्तार माना जाता है। और यह सब आकलन किनकी सहायता से किया जाता है? IRSP-6 सैटेलाइट लिस्ट तृतीय की सहायता से, जिसमें क्या होता है, पृथ्वी के बारे में भी मेजर कर लेता है कि पृथ्वी पर कितना वन है। उसमें एक सेंसर और एक कैमरा लगा होता है, ठीक, जो एरिया को मेजर करता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट तो लिखना अपने हाथ में है, वीडियो को प्लेबैक कर करके। और इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होगा, जीवों की कुछ प्रजाति जो संकटग्रस्त है या फिर विलुप्त प्रजाति है इसके बाद। लेकिन इससे पहले देख लेंगे वनों का वर्गीकरण जो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत में बांटा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से इनका वर्गीकरण किया गया है। अब देखेंगे हम लोग प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण हेडिंग देंगे। प्रशासनिक दृष्टि से वनों की वर्गीकरण की बात की जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। यानी प्रशासनिक दृष्टि से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ न कुछ प्रशासन के द्वारा रुकावट उत्पन्न किया जाता होगा। कुछ न कुछ जो इसमें 3 तरह के वन है उसमें कोई में न कोई में प्रशासन या फिर सरकार रुकावट उत्पन्न करती होगी। तो हम तीनों वनों को देख लेते कौन कौन से वन है। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो आरक्षित वन क्या है? इसमें वैसे वनों को शामिल किया गया है जिनके कटाई पर, पशुचारण पर, इन सभी कार्यों पर या ईंधन के रूप में यूज करने वाली लकड़ियों पर बैन है, यानी रुकावट उत्पन्न करती है, या सरकार मनाही का कार्य करती है। इन सभी कार्यों पर, ईंधन में उपयोग में लाने वाली लकड़ियों पर, तो आरक्षित वन किसको कहते हैं? जो सरकार के पर्यवेक्षण में रहते हो, जो सरकार रुकावट उत्पन्न करती हो, वनों के कटाई, पशुचारण, इन सभी कार्यों में सरकार रुकावट उत्पन्न करती हो। और यह भारत के 53% हेक्टेयर भूमि पर, 53% भूमि पर आरक्षित वन का विस्तार है। भारत में 53% भूमि पर आरक्षित वन का विस्तार है। और इसका जगह का नाम देखें तो जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में आरक्षित वन का विस्तार है। और यह भारत के कुल 53% हेक्टेयर, 53% भूमि पर वन का विस्तार है। और आरक्षित वन सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है।
75%, मध्य प्रदेश में 75% भूमि पर आरक्षित वन का ही विस्तार है। इसीलिए यहाँ पे वनों की कटाई पर रोक है, ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई पर रोक है। और यहाँ वनों की कटाई पर रोक रहने के कारण ही यहाँ पे वन सबसे अधिक है, वन सबसे अधिक है। और वन सबसे अधिक है तभी तो इसको कहा जाता है सर्वाधिक वनों वाला राज्य, सर्वाधिक वनों वाला राज्य। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। अभी कैसा वन? आरक्षित वन पाया जाता है। और आरक्षित वन में होता है क्या कि ये सरकार के पर्यवेक्षण में होते हैं, सरकार के पर्यवेक्षण में होते हैं। और इस पे कटाई या फिर वो ईंधन के लिए हो, पशुचारण तथा अन्य कार्य के लिए रोक हो, अन्य कार्य के लिए रुकावट उत्पन्न करती हो सरकार, तो ये आरक्षित वन कहलाते हैं। क्यों आरक्षित वन कहलाते हैं? क्योंकि ये सरकार के पर्यवेक्षण में रहते हैं और यह 53% भूमि पर आरक्षित वन पाए जाते हैं, जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के 75% भूमि पर आरक्षित वन का विस्तार है। और यह महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, और यह महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं रक्षित वन। ये जो सरकार के पर्यवेक्षण में रहते हैं, लेकिन कुछ टैक्सों के माध्यम से सरकार इन पे कटाई या फिर पशुचारण इन सभी कार्यों के लिए परमिशन देती है। और यह 29% भूमि पर पाई जाती है, यह 29% भूमि पर पाई जाती है। और यह बिहार, पंजाब, हरियाणा इन सभी राज्यों में भी पाई जाती है। बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सभी राज्यों में पाई जाती है। तो रक्षित वन तो सरकार के पर्यवेक्षण में होते हैं, सरकार के पर्यवेक्षण में तो होते हैं, लेकिन टैक्स के माध्यम से क्या, टैक्स के माध्यम से हम लोग इन पे पशुचारण, कटाई इन सभी कार्यों को, पशुचारण, कटाई फिर ठीक इन सभी कार्यों को हम लोग इस पे रक्षित वन में हम लोग कर सकते हैं। 29% भूमि पर रक्षित वन का विस्तार है, जो बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात इन सभी राज्यों में रक्षित वन पाए जाते हैं। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। यह वन सरकार के पर्यवेक्षण में नहीं होते हैं, इन पे न कोई रोकथाम नहीं होता है, कोई रोकथाम नहीं होता है, यह सरकार के पर्यवेक्षण में नहीं होते हैं। सरकार के पर्यवेक्षण में नहीं होते हैं। और यह 18% भूमि पर अवर्गीकृत वन पाया जाता है। इस पे पशुचारण, कटाई ईंधन के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए इस पे कोई रोकथाम उत्पन्न नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम फिर से देखेंगे। आरक्षित वन सरकार के पर्यवेक्षण में होते हैं, इन पे कटाई पशु ईंधन के लिए हो फिर या फिर अन्य कार्यों के लिए हो, पशुचारण तथा अन्य कार्यों के लिए इस पे रोकथाम उत्पन्न किया जाता है, सरकार इस पे रोक लगाती है, जो जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में भी आरक्षित वन पाया जाता है। और मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। क्यों? तो यहाँ पे जो वन पाया जाता है आरक्षित वन पाया जाता है। और आरक्षित वन में होता है क्या कि सरकार उस पर कटाई पर रोक लगाती है। और मध्य प्रदेश के 75% भूमि पर इसी वन का विस्तार है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में जितना भूमि है, जितना वन है, उसमें से 75% वन आरक्षित वन पाया जाता है। और आरक्षित वन पे सरकार का अधिकार होता है, उस पर ना कोई पब्लिक का होता है और ना कोई अर्ध सरकारी या फिर प्राइवेट मैनेजमेंट का होता है। तो सरकार के पर्यवेक्षण में रहती है, इस पे कटाई होता ही नहीं है। और कटाई नहीं होती, इस कारण से मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। और मध्य प्रदेश के 53% भूमि पर यही वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश के 53% भूमि पर आरक्षित वन का विस्तार है। उसका देखते हैं रक्षित वन। तो ये सरकार के पर्यवेक्षण में तो होते हैं, लेकिन टैक्सों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचते हैं। पशुचारण, कटाई तथा अन्य कार्यों को हम लोग इस पे
कर सकते हैं। और यह 29% भूमि पर है। भारत के 29% भूमि पर रक्षित वन है, जो बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात इन सभी राज्यों में पाई जाती है। ठीक, उड़ीसा भी होगा इसमें एक राज्य, उड़ीसा। अवर्गीकृत वन, इस पर कोई रोकथाम नहीं होता, यह सरकार के पर्यवेक्षण में नहीं होते हैं, या कुल भूमि का 18% पर पाया जाता है। और इस पर पशुचारण, कटाई, ईंधन के सभी कार्यों के लिए मनाही नहीं उत्पन्न होती है, हम लोग काट सकते हैं। और यह वन लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है। अवर्गीकृत वन लगभग भारत के सभी राज्यों में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, हिमालय यज्ञ। इसके बाद हम लोग देखेंगे हिमालय यज्ञ। हिमालय यज्ञ है क्या? यह हिमालय यज्ञ एक प्रकार का वृक्ष है। हिमालय यज्ञ एक प्रकार का वृक्ष है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यह चीड़ के प्रकार का होता है। यह पहला पॉइंट हो गया। यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यह चीड़ वृक्ष होता है। चीड़ एक प्रकार का वृक्ष है, उसी के प्रकार का होता है। ठीक, यह अधिकतर हिमालय से आने वाली नदियां जो होती है उन्हीं से एक तरह से इनका सिंचाई किया जाता है, इसलिए इसे हिमालय यज्ञ कहा जाता है। और इससे औषधि तैयार किया जाता है, औषधि तैयार किया जाता है। हिमालय से आई नदी के द्वारा सिंचाई होती है, जल मिलता है इसको। ठीक, हिमालय यज्ञ को हिमालय से आई नदियों से ही जल मिलता है। और हिमालय यज्ञ का जो वृक्ष है, जो चीड़ के प्रकार का होता है, उससे एक औषधि तैयार किया जाता है जिसका नाम है टैक्सोल। जिसका नाम है टैक्सोल। टैक्सोल दवा का प्रयोग कैंसर रोग में किया जाता है। टैक्सोल दवा का प्रयोग कैंसर रोग में किया जाता है। ठीक, कैंसर रोग में किया जाता है। और यह सर्वाधिक बिकने वाली दवा है, सर्वाधिक बिकने वाली दवा है। टैक्सोल दवा जो कैंसर के लिए है, यह सर्वाधिक बिकने वाली दवा मानी जाती है। तो हिमालय यज्ञ से एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, अधिकतर बार पूछा है, टैक्सोल का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो हम लोग क्या जानेंगे, कैंसर रोग में इसका उपयोग किया जाता है। और टैक्सोल दवा सर्वाधिक बिकने वाली दवा है। जो टैक्सोल कहाँ से मिलती है हमें? हिमालय यज्ञ के विभिन्न भागों से। हिमालय यज्ञ जो चीड़ के प्रकार का एक वृक्ष है, इसके विभिन्न भाग से मिलती है। विभिन्न भागों से, जैसे तना, टहनी, इन सभी भागों से टैक्सोल दवा को तैयार किया जाता है। और इस वृक्ष को जल कहाँ से मिलती है? तो हिमालय से आई नदियाँ, जिसमें थोड़ा सा औषधि की मात्रा होती है, इस कारण से इसका प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। और टैक्सोल दवा सर्वाधिक बिकने वाली दवा है। इस दवा का मांग बाजार में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक, ये सभी तरह के कैंसर, त्वचा कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, सभी तरह के कैंसर में ये काम कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे संकटग्रस्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति। ठीक, रेड डाटा बुक, इन सभी के बारे में हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।